वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। झारखंड टेट एग्जाम 2024 के फिर से एक नए क्लास में आप सभी का ग्रांड वेलकम है, जहां पे हम लोग एसएसटी पेपर 2 को कवर कर रहे हैं। और पेपर 2 में आप सभी के लिए रेडी है एक प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट कैसा है, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू आपको मिलने वाला है। 6 to 8 का अगर आपने फॉर्म भरा है तो ये आपके लिए रामबाण होने वाला है। और बिल्कुल जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो नया सिलेबस अभी अप्रूव हुआ आपके लिए, उसके रिगार्डिंग ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। और आपको पता होगा कि एसएसटी में जो प्रश्न आते हैं सबसे ज़्यादा किससे आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। तो जी हाँ, मैंने चारों सब्जेक्ट से प्रश्न को डाला है। हिस्ट्री का भी प्रश्न मिलने वाला है, पॉलिटी का भी, इकोनॉमिक्स का भी और ज्योग्राफी का भी प्रश्न यहाँ पर मिलने वाला है। और सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर से नहीं किया जाएगा, बल्कि डिटेल डिस्कशन होगा। आपको लगेगा कि हम किसी लेक्चर्स वाले क्लास में एंट्री कर चुके हैं। तो जी हाँ, एमसीक्यू फिर इसके बाद डिस्कशन, एमसीक्यू फिर डिस्कशन। तो चलिए, पहला प्रश्न आप सभी के लिए ज्योग्राफी से। निम्नलिखित राज्यों में से बाघ की गुफाएं स्थित है। कहाँ पर बाघ की गुफाएं स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो बाघ की गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न के दृष्टिकोण से। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश में कहाँ और क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है। तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में? धार। और बाघ नदी के किनारे है, इसीलिए इसका नाम है बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाओं का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से, क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकलाएं मिली हैं। और बाघ की गुफाओं की खोज किसने की? डेंजर फील्ड ने। तो यहाँ से 3-4 प्रश्न। बाघ की गुफाएं किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो धार जिले में। किस नदी के किनारे है? बाघ नदी के किनारे। बाघ की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित क्या चीज़ें मिली यहाँ पर? बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र मिली है, चित्रकला मिली है, भगवान बुद्ध का चित्र मिला है। डेंजर फील्ड ने जो बाघ की गुफा थी इनकी खोज की थी, डेंजर फील्ड ने। चलिए आगे बढ़ता है। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी लगभग, यानी पृथ्वी पर जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी वह लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? 3 बिलियन वर्ष पहले, 3.5 बिलियन वर्ष पहले, 4 बिलियन वर्ष पहले या 4.5 बिलियन वर्ष पहले। तो देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई है ना, वो हुई है 4.5 बिलियन वर्ष पहले। पृथ्वी की उत्पत्ति, यहाँ पूछा जा रहा है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति इससे 1 बिलियन वर्ष बाद, यानी 3.5 बिलियन वर्ष पहले यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति हुई। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आज का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, जीवन पूछा जा रहा है। याद रखिएगा, जब प्रश्न पूछा जाएगा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी, तो 3.5 बिलियन वर्ष पहले। अगर पूछा जाएगा पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई या पृथ्वी का अस्तित्व में कब आया, तो 4.5 बिलियन वर्ष पहले। और अगर जीवन पूछेगा 3.5 बिलियन वर्ष पहले, क्योंकि पृथ्वी उस कंडीशन में नहीं थी कि यहाँ पर कोई जीवन पनप सके। पहले 1 अरब वर्ष उस कंडीशन में पृथ्वी को पहुँचने में लगा कि यहाँ कोई जीव की उत्पत्ति हो सकती है। और पहली बार जीवन की उत्पत्ति हुई कब? 3.5 बिलियन वर्ष पहले। तो ऑप्शन बी आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, जैसे मैं इस डिस्कशन में पहले आपको कर दिया, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी, जबकि पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। आगे आपका इंडियन पॉलिटी से, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उसके पद से हटाया जा सकता है? यानी यूपीएससी पूछा जा रहा है, किस आर्टिकल के तहत यूपीएससी के अध्यक्ष और उसके मेंबर को हटाया जा सकता है? हटाने का प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 320, 315, 322 या 317? कौन सा अनुच्छेद है ये? 320, 315, 322 या 317? तो आपको पता होगा यूपीएससी का जो प्रोविज़न है हमारे संविधान में, वो आपका आर्टिकल 315 में है। 315 में आपका यूपीएससी का प्रोविज़न है। फिर यूपीएससी मेंबर के लिए कुछ बनेंगे या जो चेयरमैन बनेंगे उनके लिए नियम और शर्तें दी गई है। तो 317 जो है ना, आर्टिकल 317, यहाँ पर हटाने का प्रक्रिया है। किस प्रोसेस से यूपीएससी के अध्यक्ष और उसके सदस्यों को उसके पद से हटाया जा सकता है, ये आर्टिकल 317 में है। तो प्रश्न को पूरा देख लें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 317 आपका आंसर होगा, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
अगला प्रश्न, इसके पहले थोड़ा इसको डिस्कस में ले लेते हैं। आर्टिकल 317 में क्या है, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं और सदस्यों को हटाए जाने का प्रोविज़न है। संविधान के किस भाग में अगर ये पूछा जाएगा तो भाग 14, भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग का प्रोविज़न है। आर्टिकल 315 में इनका प्रोविज़न है और बाद बाकी नियम शर्तें इसमें और भी है। उसी में जो 317 है वहाँ पर सदस्यों और अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया दी गई है आर्टिकल 317 में। अगला है इंडियन पॉलिटी से जुड़ा प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसको त्यागपत्र देते हैं? अगर भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होगा 5 साल के पहले, अगर वो 5 साल के पहले त्यागपत्र देना चाहें तो किसको देंगे? वो भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा के अध्यक्ष को, भारत के प्रधानमंत्री को, या भारत के उपराष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे? तो जी हाँ, डी नंबर, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। तो पूरा डिटेल में समझें इसको। अब पहला यहाँ क्या कहा जा रहा है, आर्टिकल 56 अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा यानी उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को अविलंब दी जाती है। तो प्रोसेस क्या हो गया, आर्टिकल 56 में कहा गया राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना फिर लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, स्पीकर को देंगे। अगला है, स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? जी हाँ, फिनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक भारत में कितनी बार हुई है? 1 बार, 2 बार, 4 बार या कभी नहीं? तो जी हाँ, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी भी नहीं हुई है। ये बहुत ही खुशनसीबी है इंडिया की, वित्तीय आपातकाल जैसी स्थिति यहाँ पर कभी नहीं आई है। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 360 है, 360 है, यह वित्तीय आपात का प्रावधान करता है और भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस आर्टिकल में है? 360 में, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट या सुचेता कृपलानी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आपका एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन हो गई? एनी बेसेंट, सी नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट थी। और ये कब बनी थी? 1917 में बनी थी। कब? 20वां अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था, इसी में ये कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की थी। और ये कह सकते हैं कि पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो गई, जो कि आयरिश महिला थी ना, आयरलैंड की थी लेकिन इंडिया में ही रहती थी। और इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली थी और इसीलिए 1917 में एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। और अगर पूछा जाएगा ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, क्योंकि वो तो आयरलैंड की थी, वो एक आयरिश महिला थी, ये भारतीय तो थी नहीं। एक प्रश्न इसमें ऐसा भी आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, है ना, ऐसी महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और वो भारतीय थी, तो वो सरोजिनी नायडू थी। प्रश्न में आप देख लीजिएगा कि अगर ये पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वहाँ सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ये 1925 में बनी थी, कानपुर अधिवेशन में बनी थी, ठीक है। और वो बनी थी कब? 1917 में, कलकत्ता अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में जब सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा होगा। 1925 के कानपुर अधिवेशन में प्रस्ताव कांग्रेस के समय पारित किया गया था। अगला है, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष की गई? पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष की गई थी? 1938, 1940, 1941 या 1946? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग 1940 में की थी। अब मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में। और ये फिर पाकिस्तान के बारे में पहले नहीं सोचते थे, पहले ये पैरेलल तरीके से अपने मूवमेंट को चला रहे थे और इंडिया भारत के लिए ही काम कर रहे थे। लेकिन बाद में इस प्रकार सांप्रदायिकता फैली कि अंततः 1940 में इन मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में इसने पाकिस्तान की मांग रख दी, मतलब अलग देश का मांग रख दिया पहली बार। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। 23 मार्च 1940, डेट याद रखिए, 23 मार्च 1940 को
मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इसी अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई पहली बार। कब? 23 मार्च 1940 लाहौर अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाते हैं हम लोग? विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, राष्ट्रीय ओजोन दिवस या विश्व हरित दिवस। तो 22 अप्रैल को हमारा क्या होता है? विश्व पृथ्वी दिवस। ए नंबर आपका आंसर है। चलिए यहाँ पे चलते हैं और कुछ और भी डेट्स। 22 अप्रैल क्या हमारा? विश्व पृथ्वी दिवस। 7 अप्रैल क्या? विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 16 सितंबर क्या है? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व ओजोन दिवस। तीनों को याद रख लें। 16 सितंबर विश्व या अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है? ये जनगणना हमारे देश में प्रत्येक 10 वर्षों पे होती है। तो किस वर्ष को यहाँ पर महाविभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है? 1911, 1921, 1951 या 1991? तो जी हाँ, 1921। 1921 को जनगणना वर्षों में महाविभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है इसको डिटेल्स में देखते हैं। भारत में देखिए पहली बार जो जनगणना हुई थी, आंशिक रूप से हुई थी, वो हुआ था 1872 में। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत में पहली जनगणना कब हुई, तो 1872 में लॉर्ड मेयो उस समय भारत के वायसराय थे। इसके शासनकाल में पहली बार जनगणना आरंभ हुई, लेकिन ये आंशिक थी, नियमित यहाँ पर शुरू नहीं हुई थी। नियमित जनगणना जो शुरू हुई प्रत्येक 10 वर्षों पे, जब इसके बाद लगातार होने लगा, वो लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में हुआ। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1881 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन का। अगर पूछा जाएगा सिर्फ जनगणना आरंभ कब हुई, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। लेकिन पूछा जाएगा नियमित जनगणना है ना, नियमित जनगणना कब से स्टार्ट हुई, तो वो फिर लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में। यह कार्य तब से लेकर अब तक हो रहा है। हालांकि कोविड के बाद अभी इंडिया में फिर से जनगणना रुक गई है। 2011 के बाद कोई जनगणना हुई नहीं है। तो इसी में एक दौर आता है, जब जनगणना का डाटा आता था तो एक दौर आया भारत की जनगणना में कि जब जन्म वृद्धि दर मतलब बर्थ रेट बहुत ही लो चला गया, बहुत ही न्यूनतम स्तर पर चला गया। और वो दशक था 1911 से 1921। 1911 से 21 में जन्म वृद्धि दर बहुत ही कम हो गया था। और बाद में 1921 के बाद फिर जनसंख्या में अचानक से बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, यानी जन्म दर में बहुत वृद्धि हो गई अचानक से 1921 के बाद। इसीलिए 1921 को महाविभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है। तो महाविभाजन वर्ष कब हो गया? 1921। चलिए अगला प्रश्न, SRI विधि संबंधित है। SRI विधि का संबंध किससे है? ये प्रश्न है आपका। SRI इस विधि का संबंध किससे है? कभी कभी इसका नाम तो श्री भी बोलते हैं। SRI कभी श्री विधि। तो श्री विधि या SRI विधि संबंधित है किससे? गेहूं से, कपास से, सरसों से या धान से? तो जी हाँ, ये संबंध आपका धान से। डी नंबर आपका आंसर होगा। क्या है ये? SRI विधि, अर्थात इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है आप ये जान लें। SRI इसका पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाता है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन यानी SRI या श्री पद्धति के नाम से प्रचलित यह विधि धान से संबंधित है। श्री पद्धति से अगर आप धान उगाते हैं तो परंपरागत विधि से उगाई जाने वाली फसल की अपेक्षा औसत 10 से 30% अतिरिक्त पैदावार प्राप्त की जा सकती है श्री पद्धति से अगर आप धान उगाते हैं तो। यानी SRI का संबंध किससे हो गया? धान से। तो फिलहाल ये क्लासेस आप सभी के लिए थी, जो कि SST पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऐसी क्लासेस एवरीडे यहाँ पर अपलोड की जाती है। आप भी चाहते हैं क्लासेस का लाभ लें, और इसकी PDF भी टेलीग्राम चैनल पे हम लोग भेज देते हैं, वहाँ से आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस चैनल में इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नई क्लासेस में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। हैव ए नाइस डे टू ऑल।